हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 3 ऑफ द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। स्पेशली हम अभी केसेस एनालाइज कर रहे हैं विदाउट फ्रिक्शन। आगे चल के फ्रिक्शन वाले एलिमेंट्स भी इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। पिछले चैप्टर में आपने या पिछले लेक्चर में आपने वेरियस टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस देखे और उनका इंटरप्ले किस तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में आता है वो भी आपने देखा। फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर टू बी कंसिडर्ड फॉर मेकिंग द फ्री बॉडी डायग्राम। फिर आपने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे और लामीज थ्योरम पे लास्ट में वो चैप्टर ख़त्म किया था। अब हम शुरू करते हैं, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आपसे पूछते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने टेंशन पूछा, एक स्ट्रिंग में या पुले में टेंशन डेवलप होता है तो उसका एक छोटा सा अंश देखा था पिछले लेक्चर में। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि दो पुलीज हैं, एक स्ट्रिंग ऐसे आई है, यहाँ पे एक पुली है, वो स्ट्रिंग ऐसे गई है, यहाँ पे एक और पुली है, थोड़ा सा ज़्यादा ही छोटा हो गया, मैं इसको और लंबा बनाता हूँ। जैसे ये ऐसे नीचे आई, ये स्ट्रिंग एक पुली में यहाँ पे बंधी हुई है, ये ऊपर गई है, एक और पुली है यहाँ पे, वो ऐसे बंधा हुआ है, यहाँ पे वो स्ट्रिंग है, एक मास m यहाँ पे हैंग्ड है और एक छोटा सा मास m यहाँ पे हैंग्ड है। अब आपसे पूछ दिया जाए कि इन स्ट्रिंग्स में क्या टेंशन डेवलप हो रहा है या इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। कैसे बनाएंगे? सिर्फ अभी यही पूछा जाए कि इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। पहली स्ट्रिंग से ये स्ट्रिंग ऐसे आई है, ठीक है, वही स्ट्रिंग इधर गई है, लेकिन ये स्ट्रिंग डिफरेंट है। दिस इज अ डिफरेंट स्ट्रिंग दोस्तों, ठीक है। ये वाली जो स्ट्रिंग है ये डिफरेंट स्ट्रिंग है, रेड से जो मार्क्ड है। फिर ये स्ट्रिंग ऊपर गई है, ये वाली पहली वाली स्ट्रिंग ऊपर गई है, ऐसे ऐसे हुआ है, और यही स्ट्रिंग इस तरफ नीचे आई है। ये जो स्ट्रिंग है ये एक डिफरेंट स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग एक डिफरेंट स्ट्रिंग है। एनालाइज कर लीजिए कि टेंशन इन स्ट्रिंग्स में कहाँ कहाँ किस तरीके से डेवलप हो रहा है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए पॉज करिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए अपने कॉपी में। जैसे अगर यहाँ इस वाले स्ट्रिंग की हम बात करते हैं, ठीक है, तो इस टच पॉइंट से ये स्ट्रिंग तनी है, स्ट्रेच्ड है, तो एक टेंशन इधर लगेगा T1 मान लीजिए, और यही टेंशन ये वाले टच पॉइंट से है तो T1 लगेगा, ठीक है। घूम के इधर आया है, सेम स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग चेंज नहीं हो रही है, ये पुली हमारी फिक्स्ड है, मासलेस है, ये स्ट्रिंग हमारा फिक्स्ड है, ये स्ट्रिंग मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, इनएक्सटेंसिबल है। जो तीन टर्म्स हम लोगों ने पिछली बार पढ़े थे, फ्रिक्शनलेस, मासलेस और तीसरा था इनएक्सटेंसिबल। क्वेश्चन में अगर नहीं मेंशन्ड है कि इसमें मास है स्ट्रिंग में, तो आप ये मान के चलिए ये हाइपोथेसिस बिल्ट रहता है कि वो स्ट्रिंग फ्रिक्शनलेस है, मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है। T1 यहाँ पे है, सेम स्ट्रिंग जा रही है तो यहाँ पे भी T1 जाएगा, ठीक। और यही स्ट्रिंग कंटिन्यू हो रही है तो T1 इधर भी आएगा। T1 यहाँ पे है, यहाँ पे T1 है और इसका वेट mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, राइट। ये सिस्टम है ना। इस सिस्टम में ये मास जो है, ये मास नीचे की तरफ अर्थ वेट है इसका mg, T1 जो है वो इस पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से, जहाँ पे भी जिस पॉइंट से पुल हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पे इस तरफ पुल हो रहा था तो T1, और सेम टेंशन यहाँ पे डेवलप होगा। यहाँ वाला टेंशन मान लीजिए, यहाँ वाला टेंशन, चूंकि ये स्ट्रिंग अब डिफरेंट हो गई है दोस्तों, ये वाली जो स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग डिफरेंट है तो इसे हम T2 मानते हैं, और इसका mg नीचे की तरफ लग रहा होगा। ये T2 ऊपर से, तो इधर ऊपर से जब लग रहा होगा तो T2 इधर लग रहा होगा, जब नीचे वाले पॉइंट से लग रहा होगा ऊपर की तरफ तो T2 हो गया। ये mg नीचे की तरफ हो गया, इसका मास mg नीचे की तरफ हो गया।
यहां पे भी कोई टेंशन लग रहा होगा, यहां पे टेंशन T3 लग रहा होगा क्योंकि ये एक डिफरेंट स्ट्रिंग है। समझ में आया? तो आपने क्या किया है इस क्वेश्चन में, जो स्ट्रिंग कॉमन है, एक यहां से शुरू हो रही है और वो कंटिन्यू हो रही है, वहां पे तो टेंशन ऑल अक्रॉस द स्ट्रिंग सेम है। जहां पे स्ट्रिंग डिफरेंट हो रही है, जैसे इस वाले ये वाली स्ट्रिंग डिफरेंट हो रही है, तो यहां पे टेंशन डिफरेंट है, तो T2। यहां पे मास m है तो इसका वेट mg नीचे की तरफ लग रहा है, ये m नीचे की बड़ा मास है m, तो उसका वेट mg नीचे की तरफ लग रहा है। अब बताइए क्या हम फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना सकते हैं? इसके फ्री बॉडी डायग्राम में, इस वाले ऑब्जेक्ट के फ्री बॉडी डायग्राम में T1 ऊपर की तरफ लग रहा है, mg, सॉरी ये कैपिटल M है, mg नीचे की तरफ लग रहा है, मतलब, और बॉडी इक्विलिब्रियम में है, कुछ भी बॉडी मूव नहीं कर रही है। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था ना कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन आर आर जीरो। नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन डेल्टा एफ एक्स जो है वो जीरो होगा इक्विलिब्रियम के केस में, और डेल्टा एफ वाई डायरेक्शन में वो भी जीरो होगा। ये समझ में आया? और अगर बॉडी मोशन में होगी, थोड़ा बहुत मूव कर रही होगी, नेट फोर्स अनबैलेंस्ड होगा। अगर डेल्टा एफ एक्स नेट फोर्स डेल्टा एफ एक्स नॉट जीरो है, एक्स डायरेक्शन में लगने वाले सारे फोर्सेस जो हैं वो अनबैलेंस्ड हैं, तो एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। बॉडी इस तरीके से मूव कर रही होगी एक्स डायरेक्शन में, और अगर नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन नॉन जीरो होगा तो एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, बॉडी वाई डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, और एम ए वाई के बराबर होगा। एम जो है वो मास ऑफ द बॉडी है, या अगर हम सिस्टम कंसिडर करेंगे तो सिस्टम का होगा। तो इस केस में बॉडी इक्विलिब्रियम में है, रुकी हुई है, कहीं कुछ भी नहीं मूव हो रहा है, तो आपको जो T1 है वो mg के बराबर है। केस 1 इक्वेशन 1। ठीक, इक्वेशन 2 क्या हो सकता है? देखिए T1 इस वाले केस में इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता है, तो T2 जो है, T2 ये ऊपर की तरफ इस बॉडी पे क्या लग रहा है? T2 ऊपर की तरफ लग रहा है ऐसे, और mg नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो T2 इज इक्वल टू mg, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक, तीसरा एक इक्वेशन बन सकता है T1 प्लस T1 इज इक्वल टू T2। इस बॉडी को आप देखिए, इस पुली को देखिए, तो T1 ये ऊपर T1, ये ऊपर T1 और नीचे T2, तो T1 प्लस T2, T1 प्लस T1, दो T1 है, इज इक्वल टू T2। ये तीसरा इक्वेशन है, मतलब T2 इज इक्वल टू 2T1, T2 इज इक्वल टू 2T1। सिमिलरली यहाँ से T3 की भी बात आ जाएगी, T3 इज इक्वल टू, ऊपर की तरफ T3 है, नीचे की तरफ T1, ऐसे लग रहा होगा, तो इस वाले पॉइंट के लिए तो ऊपर की तरफ, इस वाले पॉइंट के लिए ये नीचे की तरफ, तो T1 प्लस T1, T1 प्लस T1 मतलब 2T1। तो क्वेश्चन में आपको ये सारी वैल्यूज दी रहेंगी, आप उनको वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। आपसे मान लीजिए कह दिया जाए कि इसका मास कितना रखें ताकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, या इसमें ये टेंशन डेवलप हो रहा है तो कितना टेंशन डेवलप हो रहा है, वो आप निकाल लीजिए। आगे क्वेश्चंस में हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इस वाले पार्ट में हमने ये समझा है कि अगर इस तरीके से एक सिस्टम आपके सामने है और वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो आप अलग अलग बॉडीज पे, मतलब ये यहाँ पे मास m था, यहाँ पे मास m था, आपने इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, फोर्सेस को x एंड y, ये तो सारे जितने भी फोर्सेस हैं ये y डायरेक्शन में लग रहे थे, इस तरफ हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स नहीं लग रहा था, तो ये सारा हमने जो एनालिसिस किया है ये y एक्सिस के अलोंग एनालिसिस किया है, और आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। फ्री बॉडी डायग्राम बना के सारे फोर्सेस को बैलेंस कर दिया। यहाँ तक हम क्लियर हैं? इसी तरीके से आगे चल के जितने भी क्वेश्चंस हमारे बनेंगे, पुली के जितने भी प्रॉब्लम्स बनेंगे, मंकी के जितने प्रॉब्लम्स बनेंगे, या कार्ट हॉर्स जो है वो पुल कर रहा होगा कार्ट को, सारे क्वेश्चंस में हम इसी तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाएंगे और फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। अगर फोर्सेस बैलेंस्ड हैं तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, और अगर फोर्सेस बैलेंस्ड नहीं, अनबैलेंस्ड है, तो बॉडी एक्सेलरेट कर रही होगी, और एक्सेलरेट वो मास इनटू एक्सेलरेशन। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जाएगा कि आप कैलकुलेट करिए। यहाँ तक अगर हम क्लियर हैं तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, एक्सट्रीमली सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि
अगर एक ब्लॉक रखा हुआ है नीचे, तो दोस्तों मान लीजिए आपसे ये कह दिया जाए, अब आपसे ये कह दिया जाए कि एक ब्लॉक है 10 kg का, यहाँ पे 2 स्ट्रिंग थे, अर्थ से ऐसे टाइट था, पहले तो नीचे रखा हुआ था, लेकिन आपने एक फोर्स लगा के 10 न्यूटन का फोर्स लगा के इसको ऊपर पुल कर दिया। 2 स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग ए है, ये स्ट्रिंग बी है, 2 अलग अलग स्ट्रिंग थे, ऐसे रखा हुआ था, आपने एक ऊपर वाले स्ट्रिंग को पकड़ के ऐसे उसे स्ट्रेच कर दिया। तो आपसे पूछ दिया जाए कि इस सिस्टम को थोड़ा सा एनालाइज करिए कि इस पे कौन कौन से टेंशन फोर्सेस, टेंशन लग रही है, ये इक्विलिब्रियम में है तो कैसे बॉडी रिएक्ट कर रही होगी, क्या फोर्सेस लग रहे होंगे, फ्री बॉडी डायग्राम आप इसका बनाइए, थोड़ा सा सोचिए। जब आपने इसको स्ट्रेच किया है तो एक टेंशन इसमें डेवलप कर रही होगी, ऐसे ऊपर जब आपने खींचा है तो इस स्ट्रिंग में एक टेंशन T1 डेवलप हो रही होगी, खींचने की वजह से इस स्ट्रिंग में, पुल की वजह से एक इस स्ट्रिंग में भी एक टेंशन डेवलप हो रही होगी जो इससे दूर होगी T2। ठीक है, आपने ऊपर वाले में खींचा, 2 अलग अलग स्ट्रिंग है दोस्तों, इसलिए 2 अलग अलग टेंशन है। एक स्ट्रिंग होती तो T1 और T1 दोनों सेम होता, लेकिन इस केस में T1 ऊपर एक दूसरी स्ट्रिंग है, ये नीचे दूसरी स्ट्रिंग है, और आपने ऐसे खींचा है, ऐसे। तो जब आपने खींचा है तो ये mg इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा। ठीक, अब थोड़ा सा और एनालाइज करिए, ये जो T1 है ये किसके बराबर है, ये टेंशन डेवलप हो रहा है, आपने 10 न्यूटन का जो फोर्स लगाया है उसकी वजह से इसमें टेंशन डेवलप हो रहा है, और अब जाके सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया, वहीं पे रुक गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसको 150 कर दीजिए, 150 न्यूटन का फोर्स है, तो T1 जो है वो 150 न्यूटन के बराबर है। जितना आपने फोर्स लगाया वही फोर्स तो इसमें टेंशन दे रहा है, 150 न्यूटन हो गया, राइट। दूसरे वाले केस में इसका mg नीचे की तरफ है, T2 नीचे की तरफ है, दोनों फोर्सेस किसके बराबर है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, T1 के बराबर है, T1 के बराबर विच इज नथिंग एल्स बट 150 न्यूटन। T2 की वैल्यू आपको निकालनी है, mg की वैल्यू, m की वैल्यू 10 दी हुई है, g की वैल्यू 10 दी हुई है, T2 की वैल्यू यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे तो 50 न्यूटन के आसपास आ जाएगा। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था कि आपने जो फोर्स दिया है उसी फोर्स की वजह से उसमें स्ट्रेन पैदा हो रही है, उसी की वजह से उसमें स्ट्रेन पैदा हो रही है, एंड यू बैलेंस्ड ऑल दी फोर्सेस, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। वाई एक्सिस में इन सारे फोर्सेस का एनालिसिस हो रहा है, एक्स एक्सिस की इस वाले केस में कोई बात नहीं थी, इसीलिए बॉडी एक्सेलरेट नहीं हो रही है, इक्विलिब्रियम में है, आपने ये इक्वेशन बना के सॉल्व कर दिया। ठीक, अब जैसे थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन देते हैं, एस.सी. वर्मा सर की बुक में एक क्वेश्चन है, उसी तरीके का सिमिलर क्वेश्चन हम लेते हैं। वो क्वेश्चन है कि मान लीजिए ये एक सरफेस है, इस सरफेस से 2 स्ट्रिंग्स हैं, एक स्ट्रिंग 53 डिग्री पे और एक और स्ट्रिंग है जो 37 डिग्री पे यहां से टाइड है। ठीक है, ये लाइन सिर्फ रिप्रेजेंट करिए, ये टाइड है, और यहां पे एक मास है, एक ये मास है, हैंग्ड है m। ठीक, अब आपसे पूछ दिया जाए कि ये सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है, अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन इन दोनों स्ट्रिंग में होगी। ये 2 स्ट्रिंग अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं दोस्तों, स्ट्रिंग ये पहली वाली स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग और ये एक और स्ट्रिंग है। इन स्ट्रिंग्स में 2 अलग अलग तरीके के टेंशन्स होंगे। यहाँ से मान लीजिए इसे T1 कह देते हैं, इसे कह देते हैं T2। ठीक, ये वेट जो है m दिया हुआ है, तो इस पे एक फोर्स लग रही होगी नीचे की तरफ, mg। ठीक, अब आपसे पूछ दिया जाए कि T1 और T2 की क्या वैल्यू होगी, आपसे पूछ दिया जाए कि T1 और T2 की क्या वैल्यू होगी, कैसे करेंगे।
मास m को दो स्ट्रिंग्स ने अटैच किया है। पिछले वाले केस में, पिछले वाला क्वेश्चन जो आपने पढ़ा था उसमें एक स्ट्रिंग ऊपर की तरफ थी, एक नीचे की तरफ थी, ये स्ट्रिंग सीधे थे, ठीक है, और उसे खींचा गया था। इस केस में दो स्ट्रिंग्स हैं T1 और T2, मास m है, नीचे की तरफ फोर्स mg लग रहा होगा। कैसे करेंगे बताइए? इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। आपको करना क्या है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि फोर्सेस इन x डायरेक्शन, आपको इनको बैलेंस करना है। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो x डायरेक्शन वाले फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे, नेट फोर्स, और y डायरेक्शन वाले फोर्सेस भी बैलेंस्ड होंगे इफ दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। और हमने ये कह दिया है कि ये सिस्टम जो है ये इक्विलिब्रियम में है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो अब इसके फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाते हैं, ठीक। टेंशन T2 इस तरफ है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा इस तरफ, क्या होगा, T2 cos 37 डिग्री, यही होगा ना, cos 37 डिग्री। ऊपर की तरफ इसका एक कंपोनेंट होगा, ऊपर की तरफ वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, टेंशन के का दूसरा कंपोनेंट इधर क्या होगा, T2 sin 37, यही होगा ना, T2 sin 37, राइट। ये वाले मैंने इसको सिर्फ अभी ब्रेक किया है। T1 के दो कंपोनेंट होंगे, एक इस तरफ क्या होगा, T1 cos 53 डिग्री, और ऊपर की तरफ क्या होगा, ऊपर की तरफ T1 sin 53 डिग्री, यही तो होगा। T1 के भी दो कंपोनेंट, इस स्ट्रिंग की वजह से एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा, एक कंपोनेंट इस तरफ होगा, और इस T2 के दो कंपोनेंट होंगे, एक इस तरफ होगा, एक ऊपर की तरफ होगा। तो क्या इक्वेशन आपकी बनेगी, एनालाइज करिए। x डायरेक्शन वाले फोर्सेस जितने हैं, मतलब T1 cos 53 डिग्री किसके बराबर होगा, इक्विलिब्रियम में है, इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो T1 cos 53 इस डायरेक्शन में लग रहा है, और T2 cos 37 इस डायरेक्शन में लग रहा है, और बॉडी मूव नहीं कर रही है, बैलेंस्ड है। तो T1 cos 53 इज इक्वल टू T2 cos 37 डिग्री। अब आपको cos 37 डिग्री वाला ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है, हर बुक में दिया रहता है, 37 डिग्री हो तो 3, 4 और 5। cos 37 क्या होगा, 4/5 हो जाएगा, तो आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिएगा। cos 53 होता है तो कैसे होता है, 53 डिग्री जब होता है तो 4, 3 और 5 रहता है, तो इसको 3/5 आप रख दीजिएगा, दोनों सॉल्व कर दीजिएगा, तो यहाँ पे T1 और T2 का वैल्यू निकल के आ जाएगा। पार्ट 1 क्लियर है। आपने क्या किया, एफ एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस को बैलेंस कर दिया, क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही है, हॉरिजॉन्टली जहाँ पे है वहीं पे स्टेबल है, बॉडी मूव नहीं कर रही है। आर वी क्लियर टिल नाउ? मैं ये देख लूँ कि दिख रहा है यहाँ पे, नहीं, हाँ दिख रहा है। तो ये वाला पार्ट हो गया। अब चलते हैं वाई एक्सिस में, इस वाई एक्सिस में फोर्सेस को एनालाइज कर लेते हैं। वाई एक्सिस में फोर्सेस क्या कर रहे हैं, सोचिए। वाई एक्सिस में mg नीचे की तरफ लग रहा है, mg नीचे की तरफ लग रहा है, किसके बराबर है, T1 sin 53, क्योंकि ये ऊपर लग रहा है, प्लस T2 sin 37 डिग्री। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। आपको T1 और T2 के बीच में एक पहले से पता है, मान लीजिए मास इसका दिया होगा 1 kg, ठीक है। T1 और T2 के बीच में आपका दूसरा इक्वेशन मिल गया, आप उनको सॉल्व कर देंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया। हम धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं, उनका टफनेस लेवल जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो पहले आपने क्या समझा, पहले आपने जब स्ट्रिंग फोर्स F से पुल किया था तो उसमें जो टेंशन्स डेवलप हुई थी, दो अलग अलग स्ट्रिंग्स थे। इस केस में क्या है, एक इधर है, एक इधर है, और एक टेंशन नीचे, एक नीचे की तरफ mg है। तो ये तीन अलग अलग मतलब आपने फोर्सेस x डायरेक्शन, चूंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो आपने फोर्सेज इन x डायरेक्शन को बैलेंस कर दिया, फोर्सेज इन y डायरेक्शन को बैलेंस करके आपने वैल्यू निकाल दी। मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा, ईजी है। T1 cos 53, T2 cos 37, पहला इक्वेशन, mg इज इक्वल टू T1 sin 53 प्लस T2 sin 37। ये कैसे आया था, इनका जो वर्टिकल कंपोनेंट, ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट है वो नीचे वाले कंपोनेंट mg के बराबर है, इसलिए आपने इनको बैलेंस कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है
तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए ऐसे इस शेप में, वी शेप में एक स्ट्रक्चर है, वी शेप में एक स्ट्रक्चर है, या फनल है, मान लीजिए फनल है, समझ लीजिए यहाँ से हल्का हल्का सा पानी गिरता है नीचे की तरफ, फनल है, और इसमें एक छोटा सा स्फीयर आपने ऐसे रख रखा है। स्फीयर का डायग्राम बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन आप ये इमेजिन कर लीजिए कि ये स्फीयर है। इस स्फीयर का मास जो है या वेट कुछ होगा, अभी के लिए मैं इसे मान लेता हूँ इसका मास m है, ठीक है, इस स्फीयर का मास m है। ये दो सरफेसेस हैं, आपसे कह दिया जाए ये सब सिमेट्रिकल है, ये सारी चीज़ें सिमेट्रिकल है। अब आप ज़रा एनालाइज करिए, इस केस में नॉर्मल फोर्सेस, इस केस में तो टेंशन नहीं है, स्ट्रिंग नहीं है, इस केस में नॉर्मल फोर्सेस हैं। नॉर्मल फोर्सेस का मतलब क्या है कि ये वाली जो वॉल है या ये वाला जो सरफेस है, ये सरफेस एक फोर्स लगा रहा होगा, किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, अपने परपेंडिकुलर ऐसे n1 लगा रहा होगा, ठीक। यही भी ये वाला वॉल भी अपने तरफ n2 लगा रहा होगा। n1 और n2 इस केस में दोनों सेम होगा क्योंकि सिमेट्रिकल सरफेसेस हैं, ठीक है। तो मैं इसे n और n की बात मानता हूँ, सभी तरीके से ये दोनों सरफेसेस जो सेम है, ये n, और एक ये खुद ही अपने ऊपर फोर्स लगा रहा होगा वेट mg नीचे की तरफ, उसे मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ऐसे mg वेट के फॉर्म में ये ऐसे लग रहा होगा, ऐसे, ठीक है। ये मैं ऐसे मतलब ये एक एडिशनल फोर्स नहीं है, मैं सिर्फ इसको दिखा रहा हूँ कि ये ऊपर की तरफ से, तो कैसे दिख सकता है, ऐसे ऊपर की तरफ से दिख सकता है। इसको इधर ही बना ले रहा हूँ, जैसे ये स्फीयर है तो इस स्फीयर पे वेट ऐसे लग रहा होगा, वेट ऐसे नीचे यहाँ तक वेट लगा, एक नॉर्मल ऐसे लग रहा है, एक नॉर्मल ऐसे लग रहा है, नॉर्मल वेट ऐसे। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बॉडी इक्विलिब्रियम में है, रुकी हुई है। क्या है इंटरप्ले ऑफ दीज फोर्सेस? नॉर्मल, ये बहुत, इसको ऐसे ब्रेक कर लेते हैं, ऐसे, अब हो जाएगा। 45 डिग्री ये होगा, ये 45 डिग्री होगा, ये भी नॉर्मल फोर्स है तो ये भी 45 डिग्री होगा। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस नॉर्मल की वजह से, इस नॉर्मल के दो कंपोनेंट होंगे, इसको ऐसे जब आप एक्सटेंड करेंगे और इस नॉर्मल को जब आप ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो ये नॉर्मल वाला कंपोनेंट इधर आ जाएगा, ये 45 डिग्री इधर आ जाएगा। मतलब अब इसको और सिंप्लीफाई अगर किया जाए, इस डायग्राम को और सिंप्लीफाई किया जाए तो ये ऐसे फोर्सेस हो जाएंगे, ये 45 डिग्री ऐसे हो जाएगा, ये वाला नॉर्मल, मान लीजिए हम इसको n2 से रिप्रेजेंट करते हैं, n2 से, तो n2 इस डायरेक्शन में है, n1 इस डायरेक्शन में है, इसका ये 45 डिग्री, और वेट जो है वो इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ आ जाएगा। आप इसको ऐसे मान के चलिए वेट है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका n cos 45 डिग्री, n2 और n1 इस केस में सेम है तो मैं इसे n cos 45 डिग्री ये ले रहा हूँ, और ये जो वेट है इनका ये कंपोनेंट n1 sin 45 ऊपर की तरफ लगेगा, और ये वाला n2 sin 45 ऊपर की तरफ लगेगा। ये दोनों बैलेंस कर देंगे किससे, इससे, वेट को। तो n दोनों केस में सेम है, तो W इज इक्वल टू n sin 45 डिग्री, और प्लस है तो 2n sin 45 डिग्री। ये वेट आप बैलेंस कर दे रहे हैं। क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ नॉर्मल फोर्सेस का एप्लीकेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है वो था, और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। इक्विलिब्रियम में फोर्सेस थी तो एक्स डायरेक्शन वाले जितने कंपोनेंट उनको आप बैलेंस कर देंगे, वाई कंपोनेंट में जितने फोर्सेस लग रहे थे उनको बैलेंस करेंगे। बस ये ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर के रखने की वजह से जो नॉर्मल फोर्सेस दो वॉल्स प्रोड्यूस कर रही हैं वो किस डायरेक्शन में लग रही हैं, ये बस हमें जानना ज़रूरी था। अच्छा, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज ये कर दिया जाता कि ये ज़मीन पे रखी हुई है, ज़मीन का कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से,
एक दीवार ऐसे है, एक दीवार ऐसे है, ऐसे, ठीक, और फिर स्फीयर यहाँ पे ऐसे रख दिया जाता। तो उस केस में फोर्सेस कुछ इस तरीके से होते हैं। जो नॉर्मल ये क्रिएट होता वो तो ऐसे होता, इसकी वजह से जो नॉर्मल होता वो ऐसे होता, और डब्लू तो ऐसे नीचे होता। तो उस केस में ये फोर्स ऐसे नॉर्मल N1, इस केस में सेम नहीं है दोस्तों, सेम नहीं है। तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है N2, और वेट जो है वो नीचे लग रहा है वेट। तो आप कैसे सॉल्व करते हैं? इस केस में आप क्या करते हैं? इस केस में N1 का ये वाला जो कंपोनेंट है 45 डिग्री, ये वाला, ठीक है, ये 45 डिग्री होगा। तो ये 45 डिग्री का हो जाता N1 cos 45 डिग्री, और ऊपर हो जाता N1 sin 45 डिग्री। तो कैसे होता? N1 cos 45 डिग्री जो है वो N2 के बराबर हो जाता, और वेट जो है वो आपका N1 sin 45 डिग्री होता है। ये N1 ये है, ये वाला N1 है, ये वाला जो है ये N2 है, ये N2 रिप्रेजेंट हो रहा था, ये वाला फोर्स ये N2 है, ठीक है। तो इस केस में आपने नॉर्मल का एप्लीकेशन देखा। नॉर्मल का एप्लीकेशन पहले वाले केस में जब दोनों ये वॉल्स ऐसे वी ग्रूव में थे तो इस डायरेक्शन में थे। इस केस में आपका नॉर्मल, चूँकि ये वॉल स्ट्रेट हो गई तो नॉर्मल इस डायरेक्शन में लग रहा है। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों को? यहाँ तक क्या हम क्लियर हैं? ठीक है। अब थोड़ा सा एक अनबैलेंस्ड फोर्स वाली भी बात करते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि एक ब्लॉक है या एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट में एक मास m पड़ा हुआ है, ठीक। एक लिफ्ट है, लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, एक मास m पड़ा हुआ है, ठीक। तो क्या ऐसा कंडीशन हो, व्हाट शैल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। हम लोगों ने पढ़ा है कि लिफ्ट में बॉडी का मास एक्सेलरेशन डिफरेंट हो सकता है। क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा है, जब ऊपर जा रही है नीचे आ रही है तो ऐसा डिफरेंट है। तो क्या ऐसा कंडीशन हो, ये बॉडी, ये लिफ्ट किस रेट पे एक्सेलरेट कर रही हो, ये लिफ्ट किस रेट पे एक्सेलरेट कर रही हो कि ये जो मास है वो मास यहाँ पे mg/10 का फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा हो। क्वेश्चन समझिए, लिफ्ट में क्वेश्चन ये है कि एट व्हाट रेट द लिफ्ट शैल बी एक्सेलरेटिंग so that mass m exerts a force of mg/10 on the lift surface। ये क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे होगा जरा इमेजिन करिए कि ये जो mg/10 क्या है, ये इस पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है mg/10, ये कह रहा है कि ये नॉर्मल फोर्स है, मतलब लिफ्ट भी इस पे mg/10 लगा रही होगी। अगर ये मास इस पे mg/10, इस लिफ्ट पे mg/10 का वेट लगा रहा है, तो फोर्स लगा रहा है, तो यही नॉर्मल फोर्स तो लिफ्ट भी इस पे लगा रही है mg/10, और इसका स्वयं का अपना एक मास है विच इज mg, नीचे की तरफ लग रहा है। तो फोर्सेस बैलेंस कर दीजिए, mg नीचे की तरफ लग रहा है माइनस mg/10 विच इज नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ mg/10, और इस केस में बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं एक्सेलरेट कर रही है। एट व्हाट रेट, मतलब एक्सेलरेशन इसका पूछ रहा है, एक्सेलरेशन, ठीक है। क्या होगा, m इंटू एक्सेलरेशन a, इसी एक्सेलरेशन से तो ये नीचे की तरफ आ रही है, नीचे mg वाला जो वेट है माइनस ऊपर वाला जो वेट है mg/10, ये चूंकि ये mg/10 नीचे इस लिफ्ट पे लगा रहा था, तो यही नॉर्मल फोर्स, ये लिफ्ट भी तो इसके ऊपर लगा रहा होगा विच इज mg/10। तो mg माइनस mg/10 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ से m कट जाएगा, ठीक है। g1 माइनस g कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1/10 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा 9g/10। ये इस एक्सेलरेशन से ये लिफ्ट नीचे की तरफ आएगी, तो ये फोर्स जो है ये ब्लॉक लगा रहा होगा mg/10 ऑन द लिफ्ट। यहां तक हम क्लियर हैं क्या?
आर वी क्लियर टिल नाउ? क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था, बस लैंग्वेज थोड़ा सा हम लोगों के लिए पहले नया आ रहा होगा कि ये लिफ्ट है, लिफ्ट में जब मास m रखा गया था तो किस रेट से वो लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो कि ये मास m जो है वो mg/10 वेट इस पे लगाए, इस पे फोर्स लगाए। तो फोर्स जब ये जब मास इस पे फोर्स लगा रहा है, मतलब नॉर्मल फोर्स, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो सेम नॉर्मल फोर्स ये लिफ्ट भी तो इसके ऊपर लगाएगा, विच इज mg/10। तो नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लग गया, mg इसका वेट नीचे की तरफ, mg फ्री बॉडी डायग्राम इसका देखिए, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो क्या होगा, ये था नॉर्मल फोर्स mg/10 ऊपर लग गया, mg नीचे की तरफ है, और mg माइनस mg/10 जो नेट वैल्यू होगी, इसी रेट से बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, अनबैलेंस्ड फोर्स है इस केस में, तो mg माइनस mg/10 इज इक्वल टू मास, जो मास है इसका, और किस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करनी है वही आपको निकालना था। ये आपने वैल्यू रख दिया और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, यहाँ तक हम क्लियर हैं? चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। अभी तक आपने क्या किया, अभी तक आपने नॉर्मल वाले कुछ क्वेश्चन किए, आपने टेंशन वाले कुछ अलग क्वेश्चन किए, अब दोनों को कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, क्या करता है, एक ये ऐसे लिफ्ट है, ठीक, इस लिफ्ट में आप खड़े हैं और आपने एक रोप के मीडियम से, वो रोप ऐसे गया है ऊपर की तरफ, एक पुली यहाँ पे बंधी हुई है, और इस रोप के मीडियम से अब आपने इमेजिन किया, आपने अपनी हैंड से स्ट्रेच करके इस सिस्टम को रोक रखा हुआ है। आप खड़े हैं, ठीक, लिफ्ट के अंदर, रस्सी ऊपर गई है, आपने खुद ही ऐसे पकड़ के उस लिफ्ट को रोक रखा है। नाउ दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। समझ में आया? आप इस कॉन्सेप्ट को एनविसाज कर रहे हैं? तो एक यहाँ पे टेंशन T लग रहा होगा, सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन T ऊपर की तरफ यहाँ लग रहा होगा। ठीक है, ये वाला टेंशन जो ये इस वाले पॉइंट से एप्लीकेशन है तो वो टेंशन T है। आपका जो वेट है वो मास m है, लिफ्ट का जो मास है m है। अच्छा दोस्तों, मैं डायग्राम में बहुत पुअर हूँ, तो जब मैं बार बार कह रहा हूँ आपका वेट है, ये आप हैं, तो आप इसको लिटरली मत लीजिएगा। ठीक है, तो अब आपसे ये पूछ दिया जाए कि ये आदमी कितना नॉर्मल फोर्स, या यहाँ पे इस आदमी पे कितना नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, ये पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो आप जरा उसको एनालाइज कर लीजिए। इक्विलिब्रियम में है तो आप इसको थोड़ा एनालाइज कर लीजिए। कैसे एनालाइज करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, पहला केस तो ये है कि आप इस आदमी को पहले से, इस आदमी को देखिए क्या क्या फोर्सेस इस पे लग रहा है। इस आदमी पे ये ऊपर वाला फोर्स, चूंकि ये खींच रहा है ऊपर, तो वायर भी इसे खींच रही है ऊपर, टेंशन T1, ये सेम ही है, T1 एक ही वायर है तो T1 है, तो मैं इसे T कर देता हूँ। ठीक, तो ये जो टेंशन है T ऊपर की तरफ लग रही है, ये जो नॉर्मल ऊपर नॉर्मल की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है ना, इस पे लिफ्ट इस पे ऊपर लग रहा है, किसके बराबर है? इस आदमी के वेट m/g के बराबर है। फर्स्ट इक्वेशन तो ये क्लियर है। इस आदमी पे फोर्सेस आप एनालाइज कर रहे हैं, क्या आप एनालाइज कर रहे हैं? ये जो सज्जन हैं इनके ऊपर एक टेंशन वायर खींच रहे हैं, तो वायर भी इनको ऊपर की तरफ खींच रहा होगा, तो ये टेंशन T जो है ये, और नॉर्मल फोर्स लिफ्ट भी इस पे एक फोर्स नीचे की तरफ से लगा रही है, नॉर्मल फोर्स, और वो किसके बराबर है? इनका जो वेट था नीचे की तरफ, वो वेट mg के बराबर है। अब लोग ये इक्विलिब्रियम में है, तो वो फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब अगर मान लीजिए आप लिफ्ट और इनको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करें, एक सिस्टम का पार्ट माने, तो इस केस में दो फोर्सेस उस लिफ्ट पे, मान लीजिए ये दोनों जने एक सिस्टम का पार्ट हैं, तो इस पे दो फोर्सेस लग रही हैं ऊपर की तरफ, T और T लग रही हैं। नेट वेट जो है वो m + m/g लग रहा है, यही तो लग रहा है। अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो दो फोर्सेस ऊपर की तरफ लग रही हैं, m + m नीचे की तरफ लग रहा है, और तो कोई फोर्सेस नहीं है। अगर ये दोनों एक सिस्टम का पार्ट है तो नॉर्मल उनका इंटरनल ही है, उसका कोई रोल नहीं है। ठीक, तो और तो कोई फोर्सेस नहीं लग रही हैं, तो दो टेंशन लग रही हैं और नीचे m + m, तो 2T = m + m/g। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। यहाँ से आप T का वैल्यू निकालिए, यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर रख देंगे तो आपका नॉर्मल का एक वैल्यू
आ जाएगा इस इक्वेशन में। आप सॉल्व कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे? मैं मैथ से मैं इसे सॉल्व नहीं करना चाहता हूँ। ये यहाँ से आप अगर निकालेंगे तो टी का वैल्यू हो जाएगा m प्लस एम बाई 2 इंटू जी। इसको यहाँ पे आप रखेंगे तो नॉर्मल का वैल्यू हो जाएगा एम जी माइनस, ये ऊपर जाएगा m प्लस एम बाई 2 इंटू जी। आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2mg और mg, तो m माइनस एम बाई 2 इंटू जी, ये नॉर्मल का वैल्यू हो जाएगा। 2 से 2mg हो जाएगा, 2mg माइनस mg हो जाएगा, और ये mg तो है ही, तो g बाहर आ गया, तो m माइनस एम बाई जी इंटू 2, ये नॉर्मल का वैल्यू हो जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा नीटली अपनी कॉपी में। लेकिन ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या हुआ, आपने एक बार इस आदमी को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया और इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं हमने उनको बैलेंस कर दिया। दूसरे केस में आपने लिफ्ट और आदमी को कंबाइन कर दिया और एक सिस्टम बना दिया, और इस सिस्टम में दो फोर्सेस लग रहे हैं। ऊपर की तरफ जो दो फोर्सेस लग रहे हैं वो कौन से, एक टेंशन ये, एक टेंशन ये, क्योंकि एक स्ट्रिंग तो ये भी खींच रहा है इसको यहाँ से, और एक स्ट्रिंग ऊपर की तरफ ये भी खींच रहा है, तो दो टेंशन ऊपर की तरफ लग गए। और किसके बराबर है? इस सिस्टम के बराबर है। सिस्टम का वेट क्या है? m प्लस एम इंटू जी। तो आपने दोनों इक्वेशंस को बैलेंस कर दिया और क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया, आपका प्रॉब्लम हो गया। यहाँ तक हम क्लियर है? ठीक, अगर यहाँ तक क्लियर है तो एक और क्वेश्चन करते हैं विच इज़ एन इंटरेस्टिंग वन, और उसे करके आज का चैप्टर रोकते हैं। तो दोस्तों जानते हैं हम लोग जब कारपेंटर के पास जाते हैं तो आप अलग अलग खिलौने, अलग अलग शेप्स देखते होंगे, वो बनाता होगा। तो मान लीजिए एक ऐसा ही शेप पड़ा हुआ है, एक ब्लॉक ऐसे था कुछ इस तरीके से, उसने इधर से फोर्स लगाया F, कारपेंटर ने, ब्लॉक ये A है, और एक और ब्लॉक था ऐसे ही, वो थोड़ा पैरेललोग्राम शेप का था, उसके साथ इसने लाके इधर जोड़ दिया ऐसे, ठीक। और एक और ब्लॉक था वो इस तरीके से ऐसे उसने लाके जोड़ दिया, और इधर से इसने फोर्स लगाया F2, ये ब्लॉक B था, ये ब्लॉक C था, ठीक। तीन ब्लॉक्स थे A B C, इसने तीन फोर्सेस लगाए। A कुछ इस तरीके से था, उसी का अपोजिट तरीके का C ये था, B ये था। टेबल पे उसने लाके एक ऐसे जोड़ दिया। अब आपसे पूछा जाए कि जरा नॉर्मल फोर्सेस का इंटरप्ले कर दीजिए, ये सिस्टम आके इक्विलिब्रियम में हो गया, दोनों फोर्सेस आके जुड़ गए और अब मूव नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्सेस के एप्लीकेशन को जरा समझ लीजिए दोस्तों। बड़ा इजी क्वेश्चन है, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन बड़ा इजी है। अगर आप एक एक ब्लॉक को ब्रेक कर देंगे, एक एक ब्लॉक को ब्रेक कर देने का मतलब ये है कि अगर ए को आप सिर्फ एनालाइज कर लें, ए ऐसे है, ए ऐसे है, ठीक है, फोर्स इस पे एफ इस डायरेक्शन में लग रहा है ए, तो ये जो सरफेस है नॉर्मल तो इस तरफ लगाएगा, एम जी जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है, और इसकी वजह से ये जो नॉर्मल फोर्स बी पे ऐसे लगा रहा होगा परपेंडिकुलर इस सरफेस, देखे ध्यान, यही इस क्वेश्चन में है और कुछ नहीं है, कि बी पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो बी भी इसको किस डायरेक्शन में लगा रहा होगा? इस डायरेक्शन में नॉर्मल लगा रहा होगा। तो मान लीजिए वो जो बी नॉर्मल लगा रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, ये 45 डिग्री, फॉर एज्यूम करते हैं कि ये 45 डिग्री की बात है, 45 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 135 डिग्री हो जाएगा, ऐसे समझ लीजिए। तो ये वाला जो फोर्स है वो ये जो नॉर्मल लग रहा होगा वो n हो जाएगा, n1 मान लीजिए, n1, ठीक। तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, कैसे बनेगा? ए का फ्री बॉडी डायग्राम जब आप बनाएं यही तो होगा, और तो इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ये जो F2 है वो इस पे लग रहा है दोस्तों, हम लोगों ने सबसे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, लेक्चर में पढ़ा था। F2 जो है वो C पे लग रहा है, B पे नहीं लग रहा है, इसीलिए ये इस फोर्स का इम्पैक्ट B पे नहीं है, A पे नहीं है। A पे तो सिर्फ F इस डायरेक्शन से लग रहा है और नॉर्मल फोर्स लग रहा है, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी डायरेक्टली, तो इस पे सिर्फ नॉर्मल फोर्स लग रहा है, F2 का कोई रोल नहीं है ब्लॉक A के डायग्राम में। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनेगा? नॉर्मल जो है वो इस डायरेक्शन में बनेगा, N1 जो है वो ऐसे जा रहा है, N1 इस तरफ, ठीक, 45 डिग्री पे है ये, तो N1 के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, N1 cos 45 और इधर N1 sin 45, यही ना है, और mg इसमें नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक। और मान लीजिए इस ब्लॉक का वेट ma था, तो mag, और इस पे फोर्स एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, यही तो है इसका ब्लॉक A का
फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो ऐसा है, तो इससे क्या हो जाएगा, फोर्स जो है वो N1 sin 45 के बराबर हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरे इक्वेशन से N, वो जो N है वो है N1 cos 45 डिग्री प्लस MAG, ये फर्स्ट इक्वेशन। क्वेश्चन में आपको ढेर सारे वैल्यूज दी रहेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ इस नॉर्मल के एप्लीकेशन की बात, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है ये समझना कि ये जो नॉर्मल लग रहा है वो किस एंगल पे लग रहा है, वो एंगल का एप्लीकेशन, और उसको आप दो कंपोनेंट में ब्रेक कर रहे हैं, एक्स कंपोनेंट में और वाई कंपोनेंट में। फोर्स सारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है, ये मूव नहीं कर रहा है, इसलिए आप फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन एंड फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन को बैलेंस कर दे रहे हैं, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हैं। तो ये तो एक ही बात हो गई है। F2 का कोई रोल नहीं है, इसलिए उसमें कुछ नहीं है। बी के केस को एनालाइज कर लेते हैं। बी के केस में क्या है, बी पे कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, बी पे दो फोर्सेज लग रहे हैं दोस्तों, एक मतलब mg वगैरह तो लग ही रहा है, बी का ऐसा है स्ट्रक्चर, राइट। तो एक तो ये N1 लग रहा है, ये वाला जो पहला वाला N1 था इन दोनों के बीच में, और दूसरा एक N2, ये इन दोनों के बीच का जो N2 है वो N2 ऐसे लग रहा है, MBG तो है ही, और जो नॉर्मल है वो नॉर्मल N लग ही रहा है। बी के केस में तो यही हो रहा है और तो कुछ नहीं हो रहा है। बी के केस में जो नॉर्मल ये लग रहा है, ये वाला नॉर्मल, ये वो नॉर्मल तो लग रहा है वाई एक्सेस में, और MBG नीचे की तरफ लग रहा है। ये इन दोनों के बीच में जो A इसके ऊपर N1 लगा रहा था 45 डिग्री, वो ऐसे ब्रेक कर दीजिए 45 डिग्री, और ये जो N2 जो नीचे की तरफ लगा रहा था वो ये वाला 45 डिग्री, ये इसको अभी मैं क्लीन करता हूँ यहाँ पे। तो N2 जो लग रहा है इन दोनों का, F जो है वो A पे लग रहा है, F1 जो है, और F2 जो है वो C पे लग रहा है, B पे तो नहीं लग रहा है, तो उसका कोई रोल नहीं है B के केस में। तो क्या करेंगे आप, B का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो पहला तो बी का नॉर्मल, ये जो ऊपर की तरफ लग रहा है N, MBG नीचे, ये जो N1 लग रहा है वो ऐसे लग रहा था ना, ये अब इसको ऐसे लगाएगा N1, तो N1 ऐसे चला गया, N1 एट 45 डिग्री, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, इस तरफ N1 cos 45, ऊपर की तरफ N1 sin 45, ये ऊपर की तरफ लग रहा है, इस N1 के दो कंपोनेंट हो गए, ठीक है। और ये जो इधर वाला N2 लग रहा है वो ऐसे आ रहा है, ऐसे लग रहा था, तो उसके भी दो कंपोनेंट, ये 45 डिग्री हो गया, तो उसके भी दो कंपोनेंट हो गए, क्या हो गया, N2 इस डायरेक्शन में, N2 cos 45 डिग्री, और इस तरफ लग जाएगा तो N2 sin 45 डिग्री, ठीक है। अब आप इनको बैलेंस कर दीजिए x तरफ, तो N1 cos 45 डिग्री इज इक्वल टू N2 sin 45 डिग्री, पहला ये कट जाएगा, N1 इज इक्वल टू N2 आ जाएगा, N1 इज इक्वल टू N2। और दूसरे केस में दूसरा जो पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा MBG प्लस N cos 45, ये N2 cos 45, ये N2 cos 45 है, ठीक है। N2 cos 45 ये किसके बराबर है, ये नॉर्मल N के बराबर है, जो ऊपर वाला नॉर्मल है, प्लस N1 sin 45 डिग्री, दिख रहा है आपको, हाँ। और आप इस इक्वेशन को ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा, पहला वाला पार्ट तो आपने निकाल लिया था N1 इज इक्वल टू N2, यहाँ पर रख के आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपको नॉर्मल का वैल्यू पता चल जाएगा, मास आपको MB दिया रहेगा, ठीक है। सी का केस बहुत ईजी है, सी का केस मैं सॉल्व नहीं करता हूँ। सी का केस, इस केस में जो N2 इस डायरेक्शन में लग रहा था, सी पे वो N2 इस डायरेक्शन में लगने लगेगा, फोर्स इस तरफ है, नॉर्मल है, MG नीचे की तरफ है। आप इसे सॉल्व करिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में राइट करिएगा, पिक्चर्स भी आप चाहें तो आप अपलोड करिएगा। ए और सी का केस ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन दोस्तों इसमें समझना क्या था, इसमें दो कॉन्सेप्ट समझने थे। एक तो नॉर्मल का एप्लीकेशन, नॉर्मल लग रहा है पर अगर किसी एक एंगल पे, तो उसके दो कंपोनेंट आप करेंगे एक्स एंड वाई डायरेक्शन में, और आप बैलेंस करेंगे। और दूसरी चीज़ जो इसमें समझनी थी, वो समझनी ये थी कि ये जो फोर्स F1 A पे लग रहा था, B पे नहीं लग रहा था, या F2 C पे लग रहा था, B पे नहीं लग रहा था, ये चीज़ समझनी थी। ये दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन में। और बाकी तो आप फेमिलियर हैं, फोर्सेस को इक्विलिब्रियम में रख के
अगर इक्विलिब्रियम में है तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ वाई इज इक्वल टू 0, ये करके आप बैलेंस कर देंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं रोकते हैं। आज हम लोगों ने डिफरेंट तरीके के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किए। बहुत ही बेसिक टेंशन का किया, नॉर्मल के एप्लीकेशन का किया, थोड़ा सा लिफ्ट में वो दोनों के कंबाइंड इम्पैक्ट को देखा, और लास्ट में ये एक और देखने में ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन था नहीं, इस क्वेश्चन में दम नहीं था। पिक्चर को देख के आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, तो आपने ये नया कॉन्सेप्ट सीखा है। तो दोस्तों ये चैप्टर धीरे धीरे अब इवॉल्व कर रहा है और आपको अब अच्छे